ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था। देखो मेरे बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जान दो, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब समझ गया ना? वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या बेटा? ऐसा सिस्टम या ऐसा एटम जिसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, उसे वन इलेक्ट्रॉन। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, बताया था ना मैंने, लिथियम +2 है, बेरिलियम +3 है। अब तुम बॉटल की तरफ देख रहे हो, पता नहीं क्या, इधर देखो, बाद में तुम बोलोगे सर कुछ भी नहीं समझ में आया। ठीक है, जब देखो अपना जो ब्रेन है ना, अपने आप को उसी हिसाब से ट्रेन करता है जिस हिसाब से आप चाहते हो। समझ में आया ना? अगर आप नहीं चाहोगे समझना तो वो इट विल रिमेन एज इट इज, है ना? आज दृष्टि को लॉग सीखने में टाइम लगा, लेकिन वो देखती रही, मैंने देखा कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल था वो वेरी हाई था, तो आज उसको आ गया। मालूम है ना, पहले लेक्चर में भी तुमको डाउट था, फिर सेकंड लेक्चर में भी डाउट था, फिर मैं डाउट में आया कि तुम्हें क्यों नहीं समझा, है ना? फिर उसके बाद तुमको फाइनली आ ही गया। तो ड्यूरिंग द लेक्चर्स ना, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम्हें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज तुम आए हो इसीलिए। तुम यहाँ पे बात करने या बाकी कोई अदर थिंग्स करने नहीं आए हो। यस और नो? दिस इज नॉट माई रूड बिहेवियर, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इजंट इट? यस और नो? तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाट इट इज, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है, बराबर ना? इसको मैंने क्या बोल दिया था? टोटल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv², बराबर ना? ये मैंने पहले बताया था। फिर पोटेंशियल एनर्जी मैंने क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है, वहां से इलेक्ट्रॉन को लेके आते जहां पे वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वहां से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो जहां पे वो रुक गया वो उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन पहले वहीं से नहीं था, वहीं पे नहीं था, इलेक्ट्रॉन कहीं से आया, तो वहां से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ, मैंने बताया था ना, potential energy of electron is the work done in moving the electron from infinity to a point at distance r from the nucleus। समझ में आया ना? तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी लगा, मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी था, वो जो वर्क डन था, वही वहां पे पोटेंशियल एनर्जी हुआ। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसको हम लोग पोटेंशियल, तो उसका फॉर्मूला आया था, मालूम है ना? क्या आया था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला? बताइए आप, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था बेटा? हाँ, नहीं ऐसा, -Z E अपॉन आर है कि R²? आर होगा, आर होगा, क्योंकि R² करूंगा तो वो फिर से वो वही हो जाएगा, अपना कूलम्बिक फोर्स हो जाएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी, बराबर ना? अब इसको अगर तुमने K ले लिया, क्या ले लिया? K, तो ये हो जाएगा -KZE² अपॉन R। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये दोनों मतलब कि सेम ही चीज है। मैंने 1/4πε0 के जगह पे K लिख दिया, बराबर ना? अब मैं दोनों को ऐड करूंगा। ये कहाँ से आया तुमको मालूम है ना? इंटीग्रेशन वगैरह सब मैंने ले लिया था, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। यहाँ से लेक्चर अब आगे बढ़ रहा है, मैंने बोला था कि मैं ऐड नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। तो लेट्स ऐड दिस। अच्छा, बिफोर एडिंग दिस वन मोर थिंग, यहाँ पे देखो ½ mv² है, तो टोटल एनर्जी इज व्हाट? ½ mv² प्लस क्या लिखा? -ZE² अपॉन 4πε0r, है ना? है ना? ये वही है ना? या तुम K लिखो या तो ये लिखो, बराबर ना? ठीक है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स, अब देखो mv² जो है, कैन यू देख, ये दोनों का फॉर्म अलग है। देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, ये दोनों का जो फॉर्म है वो अलग है। ये समथिंग mv² है, ये क्या -ZE²। तो मैं इसको इसी फॉर्म में लेके आता हूँ। इसी फॉर्म में कैसे लेके आता हूँ? देखो, तुमने पढ़ा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय, मतलब ये कूलम्बिक फोर्स ही हुआ, सेंट्रीपिटल इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना? सेंट्रीपिटल फोर्स इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ध्यान रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है यही है, ये नहीं, ये तो पोटेंशियल एनर्जी। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है -ZE² अपॉन 4, माइनस नहीं लगाना, ये फोर्स है ना, ठीक है, -4πε0r²। कैन यू सी दिस? R² है, बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? mv² अपॉन r है। ये सुनो, अच्छा ये बराबर, ये जो है अगर तुमने K ले लिया तो ये हो जाएगा, फिर से मैं लिख रहा हूँ, mv², फिर से लिख रहा हूँ, अपॉन r इज ZE² अपॉन 4πε0r²। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? 1/4π बिकम्स K, है ना? 4πε0 K ZE² अपॉन R² हो गया। देखो तुम्हें सब कुछ सेम सेम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंस रहता है, समझ में आया? देखो इसके फॉर्मूले में R इधर R² है, तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे सर वही चीज बार बार लिख रहे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है।
आर और आर स्क्वायर मतलब आर कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, स्क्वायर कर दिया तो ये तुम्हारा कूलम्बिक फोर्स हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने इस फॉर्मूले में देखा कि mv स्क्वायर है, क्या ये mv स्क्वायर, व्हाट इज दिस mv स्क्वायर। तो मैं निकालूंगा इसमें से, ये देखो ये इसके बराबर है तो ये कैंसिल हो गया, अगर मैं इसके बराबर लिखता तो ये भी कैंसिल हो जाता अगर होता तो, या तो यहाँ पे और लिखता तो, बराबर ना, आइदर इट इज इक्वल टू दिस और इट इज इक्वल टू दिस। तो अब मुझे mv स्क्वायर मिला, देखा क्या मिला, mv स्क्वायर, देयरफॉर mv स्क्वायर बराबर हो जाएगा, क्या बचा वहां पे, ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r बचा, या अगर उसको करते तो तुम k ze स्क्वायर अपॉन r ही बचता है ना, ठीक है। अब मैंने ये ला दिया mv स्क्वायर, तो अब मैं फिर से टोटल एनर्जी लिखता हूं, टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर क्या ये है, ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, कैन यू अंडरस्टैंड दिस, प्लस व्हाट, बोलो क्या ये पोटेंशियल एनर्जी, प्लस, समझ में आ रहा कि माइनस ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, आ गया ना उसके फॉर्म में, देखो देखो ये और ये अभी देखो कैसा लग रहा है, एक ही जैसा लग रहा है। अब ये हाफ ऑफ दिस है, इट इज -1 ऑफ दिस, यस और नो, तो हाफ मतलब दिस इज हाफ है, ये 1 है, भले वो माइनस हो क्या था, तो 1 इज डबल ऑफ हाफ, यस और नो, जैसे 2 इज डबल ऑफ 1 है ना, 2 इज 2 टाइम्स ऑफ 1 ना, तो मैं यहाँ पे हाफ, ये 1 में से हाफ जाएगा तो ये आएगा माइनस हाफ ze स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, या अगर तुम k लेते तो क्या हो जाता, वो माइनस हाफ k ze स्क्वायर अपॉन r, यस और नो, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, माइनस हाफ ने 4 2 8 हो गई, ये इनटू है ना, कैन यू सी दिस, मल्टीप्लाई दिस, तो ये माइनस ze स्क्वायर अपॉन 8 पाई ई नॉट आर आ जाता टोटल एनर्जी, बरोबर ना। अब देखो कैन यू सी दिस, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ओनली, दिस इज व्हाट काइनेटिक एनर्जी, दिख रहा है ना, अगर ये करोगे तुम, इसमें से ये आया काइनेटिक एनर्जी, देखो ये फॉर्मूला जो है हाफ ऑफ दिस इट इज काइनेटिक एनर्जी, तो कैन आई से दैट टोटल एनर्जी इज हाफ ऑफ दिस, मतलब काइनेटिक एनर्जी ना, हाफ ऑफ दिस मतलब काइनेटिक, ये काइनेटिक एनर्जी है ना, तो कैन आई से दैट दिस इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाँ देखना ये काइनेटिक एनर्जी तो है, देखना भाई ये यही है ना, बट खाली उसका माइनस है, हाफ है ना, इसका हाफ ये है और वही काइनेटिक एनर्जी है, तो वो यहां पे लिखा है, समझा कि नहीं, समझा आपको, ये काइनेटिक, सो टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं ऐसा मान लो टोटल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, अगर मैं इसको ऐसा मान लो, इफ काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी तो तुम समझ गए कि टोटल एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज सिंस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, फिर से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी अगर तुमने मान लिया, क्या मान लिया क्या होता है ये, हाफ के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, इसको x मान लिया, क्या मान लिया x, इसके वैल्यू को x माना, क्योंकि देखना यही आया ना माइनस में खाली है तो काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इट इज के जेडी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज के जेडी स्क्वायर, है ना पोटेंशियल एनर्जी, तो लेकिन वो माइनस में, तो हो जाएगा माइनस के जेडी स्क्वायर अपॉन आर, यस और नो, या k का वैल्यू डालो तो 4 पाई एप्सिलॉन के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो ये हाफ है, इसको मैंने x, और ये 1 है, तो 1 इज डबल ऑफ दिस, तो ये क्या हो गया 2x, बट माइनस होगा, ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा, टोटल एनर्जी विल बी व्हाट, टोटल एनर्जी इज गोइंग टू बी, काइनेटिक एनर्जी इज x प्लस माइनस 2x इज माइनस ऑफ x, तो आया ना माइनस ऑफ, देखो मैंने x लिखा, x इज काइनेटिक, तो आया ना फिर से, टोटल एनर्जी इज माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, समझा कि नहीं, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो वो जो एनर्जी उसके पास रहता है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, लेकिन माइनस में होता है, और वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं होता है, इसलिए वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ है, देयरफॉर इट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, अगर उसको एनर्जी उसको कहीं से मिल जाए तो वो न्यूक्लियस का साथ छोड़ जाएगा, उसी को आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, तुम बाहर से उसको दो तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, समझा कि, हाँ करेक्ट, इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इज दैट क्लियर, नहीं इसलिए माइनस में है ना, तो अब समझा। अब टोटल एनर्जी का फॉर्मूला जो है, देखो फिर से मैं लिख रहा हूं,
ठीक है, हट भाई हट जाओ। हट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये कहाँ गया, ये दिख रहा है तुमको ए। तो टोटल एनर्जी क्या आया, टोटल एनर्जी इज माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, बराबर ना। अब तुमको पता है रेडियस क्या होता है, पता है ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर का वैल्यू क्या होगा मालूम है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। पता है उस दिन रेडियस बताया था। अब इसको घुमाओ ऊपर लेके जाओ, तो माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर वगैरह। फिर से देखो, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड के, हटाओ यहाँ से, हाँ क्या लिखा, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, क्या हो गया, ये एन है, 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, के को बाहर लिया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर। ये देख 4, टोटल एनर्जी यहाँ से होता है ना, तो ये 8 है, पहले से क्या है 8 है, ये देख ना, यहाँ से उठाया 8 है, ये क्या है 8। अब देख अब जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या आएगा 8 पाई ई नॉट, बराबर ना। अब देखो यहाँ से पाई से पाई स्क्वायर, मतलब पाई स्क्वायर चला गया, ठीक है। फिर क्या जा रहा है देख, मास रहने दो, ठीक है, नहीं जा रहा है, और क्या जा रहा है 4 से 4 चला गया, क्या चला गया 4 से 4, समझा कि नहीं, पाई स्क्वायर गया फिर 4 गया, तो बचा क्या ऊपर देख m, देख माइनस m जेड स्क्वायर, प्लीज कम इन, ई रेस टू, तो ये ई रेस टू 4 हो गया, अपॉन क्या लिखा मैंने, अपॉन, ठीक है। ये क्या है 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर ई एप्सिलॉन नॉट, देखो 2 बार है तो ये उसका भी स्क्वायर हो गया, बराबर कि नहीं। तो ये आया फाइनल फॉर्मूला फॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझा, सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया तब जाके ये आया, समझा कि नहीं। एम बी स्क्वायर है क्या, नहीं एम जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 है, करेक्ट, समझ में ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बताया था क्या होता है, आज मैंने ऐड करके दिखा दिया व्हाट इज द टोटल एनर्जी, इसको लिख लो अभी, ठीक है। चलो स्टार्ट करो, रुजदा हो गया, सही है। अब देखो तुमने जो फॉर्मूला देखा वहां पे लिखा था ना, ये देखो प्रीवियस फॉर्मूला क्या था बताओ, क्या था बेटा बताओ, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था बताओ, अभी क्या लिखा था बताओ, एम क्या जेड स्क्वायर ई रेस टू 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, बराबर ना। ये माइनस में है, ये क्या है, मतलब इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं है। अब देखो इस मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे से कुछ चीजें मैं कांस्टेंट बाहर ले रहा हूँ, एम ई रेस टू 4 अपॉन, ए भाई इधर देखो, अरे मेरे बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट इनटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर है भाई, ये कांस्टेंट है, क्या है कांस्टेंट है ना। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मैंने उस दिन बताया था 8.98, ये सब वैल्यू डालोगे ना, तो यू विल गेट द आंसर एज, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय हाँ, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा -2.18 इंटू 10⁻², देखो यहाँ पे, हाँ उधर से कंटिन्यू कर रहा हूँ ना मैं, ये फॉर्मूला वहां पे बताया मैंने, जो चीजें कांस्टेंट अलग लिया, जेड स्क्वायर 2.18 इंटू 10⁻−18 आएगा, क्या आएगा, इंटू जेड स्क्वायर
ए देखो z स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको अलग क्यों किया मैंने, मतलब तुम्हें जिस भी एटम का एनर्जी चाहिए, जैसे सपोज हाइड्रोजन का चाहिए तो z इज एटॉमिक नंबर, z का वैल्यू मतलब क्या होता है एटॉमिक नंबर, n इज नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब वो कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, है ना। सपोज तुम्हें हाइड्रोजन एटम का ही चाहिए तो z का वैल्यू 1 डालो, है ना, और 1 फर्स्ट ऑर्बिट का चाहिए तो 1 का वैल्यू ही 1 डालो, तो तुम्हें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट पता चल जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका एनर्जी इतना रहेगा 2.18 into 10, और ये आंसर आएगा जूल पर एटम में, जूल पर एटम, मतलब एक ही एटम के लिए, 1 मोल ऑफ एटम के लिए नहीं, है ना, 1 एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका एनर्जी इसके बराबर है। अब इसी को मैं बार बार चेंज कर रहा हूं, उसका यूनिट देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको कहीं कहीं मैंने देखा 21.78, अगर इसको इधर कर दिया तो 10 का पावर बढ़ जाएगा 10⁻19 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा जूल पर एटम। ध्यान देते हो जाओ, मैं बार बार इसको चेंज कर रहा हूँ। अब ये जूल में आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसका क्या होता है मालूम है, En इज 13.6 माइनस हो गया 13.6 z स्क्वायर n स्क्वायर। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम हो गया, क्या हो गया, है ना। ये सारे वैल्यू तुम्हें एमसीक्यूज में मिलेंगे या तुम्हें क्या बोलते हैं टेस्ट में भी आ सकते हैं, या तुम अपने कॉलेज का एग्जाम दोगे उसमें भी आ सकते हैं कि हाँ एमसीक्यूज में, मतलब सीईटी के, है ना। ये z स्क्वायर अपॉन ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया। अब उसके बाद ये जूल में, अगर अर्ग में क्या होता है, 1 जूल इज हाउ मेनी अर्ग, बताया था मैंने 10⁻⁷ अर्ग, याद है ना। हाँ, तो इसी वैल्यू को देखो यहाँ पे, ये जो वैल्यू है En इट विल बी -21.78 इंटू 10⁻⁻19 किया, इंटू 10⁻⁷ कर दिया, क्या कर दिया 10⁻⁷, z स्क्वायर अपॉन क्या किया n स्क्वायर, तो ये वैल्यू आएगा -21.78 इंटू 10⁻⁻12 z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ये अर्ग पर एटम आ गया। कैन यू सी दिस, मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, हाँ है ना, 1 जूल इज 10⁻⁷ अर्ग ना, तो ये वैल्यू किस में था, जूल में था, इसी वैल्यू को मैंने 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 10⁻⁻19 इंटू 10⁻⁷ वो अर्ग पर एटम हो गया। मतलब तुम्हें यूनिट के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। अब ध्यान से सुनो, ए क्या हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू होता है 3.83, क्या आता है 3.83 इंटू 10⁻⁻23 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी इतना वैल्यू होता है। फिर इसको उसमें कन्वर्ट किया गया, किसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, इस वैल्यू को चेंज किया, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आंसर आता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या आता है -313.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये चला जाएगा तुम्हें किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी। अब ये आ गया पर मोल के लिए, किसके आ गया, मतलब 1 मोल में कितने एटम होते हो तुमको पता है ना, तो 1 मोल एटम में उतने इलेक्ट्रॉन भी होंगे, है ना, उसका मल्टीपल, समझ में आया। तो उसका एनर्जी ये किलो कैलोरी पर मोल है। देखो मैंने जूल पर एटम बताया, इधर जूल पर एटम बताया, इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम बताया, हाँ नहीं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसी को इसमें नहीं चेंज किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतना वैल्यू होता है -13.6 जेड स्क्वायर, फिर मैंने इसको चेंज किया, समझ में आया ना, इसलिए मैंने एरो भी किया ना। फिर देखो इसको मैंने चेंज किया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है 3.83 इंटू 10⁻⁻23 किलो कैलोरी, तो इसका एनर्जी क्या, ये सब तुम्हें याद रखना है, सब समझ में आया ना। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन किलो कैलोरी पर मोल कितना होगा 313.6, मतलब 313.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये सारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इतना जितना मुझे पता था वो सब बता दिया, टेक्स्ट बुक में भी ये दिया हुआ है, लेकिन मेरे को लगता है किलो कैलोरी वाला नहीं दिया होगा, ठीक, लेकिन तुम लोग याद रखो, समझ में आया ना। अब तुम देख सकते हो इसके फॉर्मूले में मास आता है, कैन यू सी दिस, मतलब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन मास, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस और नो, बात समझ में आ रही है कि नहीं। हम लोग ने वो पढ़ा था रेडियस, रेडियस क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास था। वेलोसिटी पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का, इट वाज नॉट डिपेंडिंग ऑन मास, मास पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और ये क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उस पार्टिकल का, अच्छा वो लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं, वो कुछ भी कोई भी पार्टिकल, बॉल या फुटबॉल वगैरह हर एक चीज की बात करते हैं, समझ में, न्यूमेरिकल पूछते समय, तो जिसका मास ज्यादा रहेगा उसका एनर्जी ज्यादा रहेगा।
तो ये हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हाँ, इसको लिख लो। अब मैं तुम्हें हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ बात करूंगा, समझ में आया ना? इसको लिख लो। क्या हुआ, क्या सोच रही बेटा? कहाँ से वो वैल्यू आया ना, टेक्स्ट बुक में है ना? ये क्या है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रेडियस है, देखा है ना? 2.18 इंटू 10⁻18। कैन यू सी दिस? पेज नंबर 42। हाँ, देख इधर देख, ये जूल में दिया है ना? अभी ये आएगा। ये मत लिखो, ये वाला तुमने पहले से लिख दिया है। हाँ, बस इतना ही लिखना है। है कि नहीं? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, नॉर्मली मैं देखा हूं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ हाइड्रोजन की बात हो रही। इन स्टेशनरी स्टेट बोलो, स्टेशनरी ऑर्बिट बोलो, कुछ भी बोलो, समझ में आया ना? मैंने बोला एनर्जी सेल्स बोलो, एनर्जी लेवल्स बोलो, सबका मतलब एक ही है। सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेशनरी स्टेट N1 एंड N2 इन द हाइड्रोजन एटम। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, क्या लिखा है? गिवन बाय। तो क्या होगा देख, E1 होगा, है ना? हाइड्रोजन EN1 लिख सकते हो या E1 लिखो। इट हाँ क्या? हाँ हाँ भाई, ये इन स्टेशनरी स्टेट N1 एंड N2 बोल तो रहा हूं मैं, समझ में? N1 एंड N2 इन द हाइड्रोजन एटम गिवन बाय 2.18 इंटू 10⁻⁻18, है ना? ए इधर देखो, ऊपर क्या था? Z² अपॉन, तो ये 1 स्क्वायर हो जाएगा ना? यस और नो? हाँ, 1 स्क्वायर मतलब वहां पे कुछ नहीं लिखना है, बराबर ना? अपॉन मैं यहाँ पे अभी के लिख रहा हूं N1 स्क्वायर, क्या हो जाएगा? एंड E2 विल बी इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन क्या हो जाएगा? N2 स्क्वायर, बराबर ना? तो जो भी एनर्जी लेवल रहेगा वो, अगर N1 है तो N1 लिखा मैंने, N2 है तो मैंने N2 लिखा, बाकी 2.18 रिमेन्स कॉमन फॉर हाइड्रोजन एटम। बिकॉज यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर हाइड्रोजन एटम, इधर देखो रे, फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर 1 हो गया। क्या हो गया? 1 हो गया। मतलब तुम फर्स्ट ऑर्बिट का निकालो, सेकंड ऑर्बिट का निकालो, किसी भी ऑर्बिट, इनफाइनाइट ऑर्बिट रहेगा तो भी इन्फिनिटी से निकालो, क्योंकि मैंने बोला ना इलेक्ट्रॉन कैन बी एट इन्फिनिटी लेवल, समझ में आया ना? तो यहाँ पे क्या होगा देखो, दिस इज गोइंग, अब यहाँ पे लिख देते देयरफॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय इन द हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द फॉर्मूला E बराबर क्या हो जाएगा बताया तुम्हें? ये कांस्टेंट हो गया ना, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन n स्क्वायर कर देने का। क्या लिखने का? n स्क्वायर। अब इस ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, इसलिए इसको कांस्टेंट ले लो। इट इज गोइंग टू बी E इज गोइंग टू बी किसी भी एनर्जी लेवल में, है ना? इधर En लिख दे रहा हूं, क्या ले रहा हूं? En। तो ये कांस्टेंट, इसको लिखेंगे -RH अपॉन n स्क्वायर, समझ में है ना? वेयर RH इज कॉल्ड एज कांस्टेंट। R बराबर RH क्यों लिखा है? एक्चुअली R है वैल्यू, RH की लिखा क्योंकि मैं हाइड्रोजन एटम के लिखा रहा हूं। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इसका वैल्यू कितना है? -2.18 इंटू 10⁻⁻18, जिसका नाम है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या नाम है? रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी होता है। क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ भी होता है। ये इन टर्म्स ऑफ एनर्जी है, तो ये एनर्जी के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया। टेक्स्ट बुक में तुम्हें दिखा है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय -RH अपॉन इंटू 1 अपॉन n स्क्वायर। अब तुम n का वैल्यू कुछ भी डालो और RH का वैल्यू तो फिक्स है, बराबर ना? अगर तुम्हें फर्स्ट ऑर्बिट का चाहिए तो n का वैल्यू क्या डालोगे? 1 डालोगे, है ना? तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, ध्यान से सुनो, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, या इसको ग्राउंड स्टेट भी बोलते हैं, बताया था ना मैंने तुमको। अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में है
तो इट इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट। मैंने बोर एटॉमिक मॉडल में बताया तुमको। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? इट इज गोइंग टू बी E1, EN1 लिखो या E1 लिखो, बराबर ना। तो E1 होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18, ये H तो 1 ही हो गया ना, अपॉन n स्क्वायर है, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1/1 का स्क्वायर, तो वैल्यू सेम ही है ना। तो फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इसका एनर्जी इतना है, जूल पर एटम में आएगा। क्या आएगा? जूल पर एटम। अगर मुझे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट का चाहिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड ऑर्बिट, इन द सेकेंड ऑर्बिट, मतलब n का वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे n बराबर तुमने 1 रखा, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या रखूंगा 2 लिखूंगा, है ना। तो E2 क्या हो जाएगा? E2 इज -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन 1 का, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 1 अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करो, कितना का 4 × 5 = 20 हो गया ये, और यहाँ पे 4 × 4 = 16 और 4 × 5 = 20, मतलब इंटू 10⁻⁻18 जूल पर एटम, बराबर कि नहीं। तो तुम देख सकते हो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी क्या था, -2.18 था, बराबर ना, है ना। अब उसके बाद उसका नेगेटिव नंबर कम होते जा रहा है, दिख रहा है, ये -2.18 था, ये -0.5 हो गया, तो नेगेटिव का नंबर कम हो रहा है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रहा है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे, फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी सबसे कम है, इसलिए तो उसको ग्राउंड स्टेट बोला। उसी तरह से तुम थर्ड ऑर्बिट में जाओगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर आएगा, तो उसका और वैल्यू कम हो जाएगा ना। अगर तुम 3 का वैल्यू रखो तो E3 क्या आएगा बताओ? E3 -2.18 इंटू 10⁻⁻18, 1/3 का स्क्वायर ना, तो क्या होगा -2.18 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आएगा, है ना। फिर कितना आएगा बताओ? 9 2 0.2, दिख रहा है ना, ये 0.5 था, ये 0.21 था ना, बराबर ना। तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है एज वी गो अवे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो रहा है, तो वैल्यू बढ़ रहा है ना। जो दो नेगेटिव नंबर में जो दिखता छोटा है वो होता बड़ा एक्चुअली, समझ में आया ना। तो इसलिए मैंने बताया था एज वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, as the orbit go away from the nucleus, energy of the orbit goes on increasing। समझ में आ रहा मैं क्या ला? तो मैंने फर्स्ट ऑर्बिट का कैलकुलेट कर दिया, चलो साथ में मैंने थर्ड ऑर्बिट का भी कर दिया, ठीक है। तुम सेकेंड ऑर्बिट तक ही लिखोगे। अब उसके बाद तुमको ये पूरा एनर्जी के लिए सब खत्म हो गया। अब इसके बाद हम लोग वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे, वो जो बाल्मर इक्वेशन है ना 1/n1², वो डिराइव करेंगे। ये लिख लो फॉर हाइड्रोजन एटम चाहिए। हाँ हाँ, ये चाहिए तो मत लिखो, हाँ ये वाला, ठीक है। ये -0.545 था ना, क्यों क्या कर दिखा, मैं देखता हूँ। तुमने लिखा ही नहीं तो कहाँ से रहूंगा। हाँ ये देखिए, ये लिखा ना 21.10⁻⁻, ये नहीं, ये बराबर है। इसको तू अर्ग लिख दे, अर्ग पर एटम लिख। अरे मेरा भी पूरा कंप्लीट ही, अरे मैं इसे लिख लेती, इसे लिख लूंगी। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? हाइड्रोजन एटम के लिए था, है ना। अगर तुम्हें किसी और एटम का चाहिए तो भी वो कैलकुलेट कर सकते हो। अगर तुम यहाँ पे हीलियम एटम के लिए रहेगा तो क्या, Z का वैल्यू तुम्हें 2 रखना पड़ेगा, है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग का पहला एप्लीकेशन क्या था, इट कुड एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दूसरा हम लोग ने रेडियस कैलकुलेट, सेकंड एप्लीकेशन। तीसरा हम लोग ने वेलोसिटी, और ये चौथा हो गया ये एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। इसके जो फॉर्मूले मैंने, डेरिवेशन नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन जो फॉर्मूला है ना तुम्हारे जो CET एग्जाम है, जब 12th के बाद होगा, जो 12th में होगा, वो तुम्हें उसमें फॉर्मूला पूछ सकता है, समझ में आया ना, ठीक है। और मोस्टली ये वैल्यूज पे आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब फिफ्थ एप्लीकेशन है कि इट ऑल्सो कैलकुलेट वेवलेंथ नहीं, वेव नंबर फॉर द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ इधर देखो मेरे बच्चों, ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्या लिखा मैंने? हाइड्रोजन एटम, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैंने तुमको बताया था व्हेन इलेक्ट्रॉन इज इन द हायर एनर्जी स्टेट। देखो यहाँ पे बच्चे लोग, अगर इलेक्ट्रॉन, देखो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, कैन यू सी दिस, ये फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है, और इन्फिनिटी तक है। कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक।
मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ना, अगर वो ग्राउंड स्टेट में था पहले, तुमने इस एटम को क्या किया, एनर्जी सप्लाई किया, तो ये कहां से चला गया, ऊपर चला गया, हायर। तो ये इसका ग्राउंड स्टेट था, ये इसका एक्साइटेड स्टेट है। समझ में आया ना? एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन इज अनस्टेबल, मैंने बताया था, उसका एनर्जी बढ़ जाता है। when the energy is more, stability is less. Energy and stability are inversely proportional. When energy is less, stability is more. समझ में आया ना? तो उसने एनर्जी लेने को तो ले लिया, बाहर से तुमने सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ लाइट, क्वांटा बताया था ना, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो एब्जॉर्ब करके वो किधर चला गया, हायर एनर्जी लेवल में। तो वो क्या करता है, उसको क्या पता है, एनर्जी तो ले लिया, बाद में वो इट बिकम्स अनस्टेबल। तो वो क्या करता है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए जितना एनर्जी उसने एब्जॉर्ब किया था, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट। बाहर देखा, यहां से देखो एनर्जी अंदर गया, अब ये एनर्जी बाहर जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, या उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रा। तो ऊपर से नीचे आया ना, ऊपर से नीचे आया तभी स्पेक्ट्रा मिल रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो स्पेक्ट्रा मिल रहा है क्या, नहीं। तो ऊपर से नीचे आ रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, इट इज अंडरगोइंग ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो हायर लेवल बिकम्स इट्स इनिशियल लेवल एंड द लोअर लेवल बिकम्स इट्स फाइनल लेवल। समझ में आ रहा है मैं कह रहा? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि वो यहां से ही यहां पे आएगा। मान लो उसने एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो हो सकता है वो सेकंड लेवल पे गया हो, तो सेकंड से फर्स्ट पे आए। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? सुनो मेरी बात, मैं क्या बोला बच्चे लोग, मैं क्या बोल रहा हूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन, है ना, यहां पे लिख रहा हूं, व्हेन इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन बीइंग अनस्टेबल लिखना चाहिए था, ठीक है, फाइन। इलेक्ट्रॉन अंडरगोस ट्रांजिशन फ्रॉम हायर लेवल, क्या लिख रहा हूं, हायर लेवल को मैं इनिशियल लेवल बोलूंगा। क्या बोलूंगा, इनिशियल लेवल, या N2 बोल दो, N2 टू लोअर लेवल, क्या लिख रहा हूं, इस फाइनल लेवल, क्या, इसको N1 बोल दो। ये क्या लिखा, दैट इज N2। क्या हो गया, N2। ये क्या हो गया, N1 हो गया। क्या हो गया, ये फाइनल लेवल मतलब क्या हो गया, दैट इज N1। देन इट्स एनर्जी चेंज इज गिवन बाय, इधर देखो रे, एनर्जी चेंज इज गिवन बाय व्हाट इज द एनर्जी चेंज, डेल्टा E, है ना, इज E2 माइनस E1, यस और नो, या ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इनिशियल लेवल माइनस क्या हो गया, फाइनल लेवल। कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये तो 2 है ना, आपने EN2 लिखा, ये EN1 है, तो N2 शुड बी द फाइनल लेवल, N1 इनिशियल, क्योंकि वो नंबर में कम है। ऐसा नहीं होता भाई, ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो तुम उसको, भले वो 2 है, अच्छा, N1 इज फिक्स, N2 कैन बी एनीथिंग, मतलब वो 2 से 1 पे आ सकता है, 3 से भी 1 पे आ सकता है, 4 से भी 1 पे आ सकता है, 5 से या इंफिनिटी से आ सकता है, तो N2 कैन बी एनीथिंग। तो जब वो N1 पे आके रुक रहा है, दैट सीरीज ऑफ लाइन when the light is emitted, that spectra series of line is called as Lyman series। क्या बोलते हैं उसको, अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं, Lyman series of line। अच्छा, ये साइंटिस्ट का नाम है ना, ऐसे बहुत सारे से। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेल्टा E, देखो मेरे बच्चों, डेल्टा E बराबर क्या होगा, E2। व्हाट इज E2, अभी मैंने कैलकुलेट किया था, बताओ, प्रीवियस स्लाइड देखो, E2 क्या था भाई, हाँ ये देखो 2.18 इंटू 10⁻⁻, है ना, 8 अपॉन N2। तो यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1 अपॉन क्या था, E2 है ना, N2 स्क्वायर, माइनस, और वो भी माइनस है, तो माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर। समझा कि नहीं? नाउ दिस माइनस माइनस बिकम्स प्लस, डेल्टा E विल बिकम माइनस 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन N2 स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन 1 अपॉन N1 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। तो डेल्टा E क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, 2.18 इंटू 10⁻18 को कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन N2 स्क्वायर, क्या बचा, N2 स्क्वायर। इसी को तुम ऐसा बोलते हो डेल्टा E, ये समझा कि नहीं, क्या कॉमन है, इधर से ये कॉमन है और ये माइनस है, इसलिए इसके बीच में माइनस साइन है, N2 का है ना ये माइनस, बराबर ना। अब देखो ये 2.18 है इंटू 10⁻18, अब N1 क्या है बताओ, फाइनल लेवल है, स्क्वायर, माइनस ये क्या हो गया, इनिशियल लेवल। समझा कि नहीं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या N1 N2 लिखो, बात खत्म। मैं खाली तुमको बताना चाहता था कि N1 इज फाइनल
और वो जहां से आ रहा है वो इनिशियल लेवल, n2 कैन बी एनीथिंग, समझ में आया? तो अच्छा n1 इज फाइनल ओनली फॉर लाइमन सीरीज, मैंने अभी बताया, मतलब और भी सीरीज हैं, समझ में आया ना? तो डेल्टा ई हो गया। अब डेल्टा ई इज रिटन है, डेल्टा ई बराबर होता है, पता है ना, एच न्यू होता है, एच न्यू इज 2.18 इंटू 10⁻⁻, पता है ना तुम्हें डेल्टा ई बराबर क्या होता है? बताया मैंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में, बताया था कि नहीं? इट विल बी -18 अपॉन 1 अपॉन, लिख दो यहाँ पे n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, है ना? लिखने में अच्छा लगता है, वो क्या फाइनल इनिशियल लिखने का, समझ में आ रहा है? अब देखो, अब न्यू बराबर क्या होगा बताओ, इसको, इस h को नीचे ले लो, 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन क्या आया h, है ना? अब ये क्या होगा 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन क्या हो गया n2 स्क्वायर। अंडरस्टूड? यस और नो? बात समझ में आ रही कि नहीं? अब इसको, ये जो था वो कहाँ मूव करो भाई, सिलेक्ट कैसे करते भाई, इससे ना, ठीक है, चलो ठीक है, आ जाएगा ना बाद में वो, ठीक है, ओके। न्यू है, एच का वैल्यू डालोगे क्या आएगा बेटा, न्यू बराबर 2.18 इंटू 10⁻18 अपॉन एच का वैल्यू क्या होता है बताओ, रुशिदा बताओ एच का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच, बोलो बेटा, H का वैल्यू हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, टेल मी। पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, तुम बताओ एच का वैल्यू, नहीं, तुम्हारा भी ध्यान नहीं है, दृष्टि मैडम आप बताइए, तुम्हारा भी नहीं ध्यान है, इट इज 6.626 इंटू 10⁻34 जूल्स, 1 अपॉन, सब दिया है 1 अपॉन n2 स्क्वायर, बराबर ना, ये माइनस लिखा है, माइनस, ठीक है, -1 अपॉन n2 स्क्वायर, समझा कि नहीं? ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा पता है, न्यू बराबर आएगा 3.29, ये देख ऊपर जाएगा तो 10⁻15 हो जाएगा, क्या होगा 15, 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर आएगा, ये है नया, साला सब मिट जाता है, 1 अपॉन n1 स्क्वायर, ठीक है, समझा कि नहीं? अब देखो न्यू बराबर क्या होता है, न्यू बराबर क्या होता है बताओ, c बाय लैम्डा होता है, क्या होता है, c बाय लैम्डा, 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है, न्यू बार, तो न्यू बराबर c इंटू न्यू बार हो जाएगा, सिंस ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए न्यू बराबर क्या कहूंगा, न्यू बार इंटू सी, मुझे वेव नंबर चाहिए ना, न्यू बार इज वेव नंबर ना, न्यू इज तो फ्रीक्वेंसी होगा, अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इतना ही आएगा, फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन इतना ही है, तो ये होगा 3.29 इंटू 10⁻15 इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे न्यू बार क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं 3.29 इंटू 10⁻15 अपॉन 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, है ना, न्यू बार अपॉन सी कर दो, क्या कर दो, ये सी नीचे आया, तो न्यू बार क्या होगा, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन, 3.29 इंटू 10⁻15, ये कितना होगा, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸8 मीटर पर सेकेंड, ये 1 अपॉन क्या होगा, n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर हो गया, समझा कि नहीं? समझा कि ये वेव नंबर आया ना, वेव नंबर बोलो या इसको 1 अपॉन लैम्डा बोलो, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा पता है, 1.00697 या 77 लिखा तो भी चलेगा, 10⁻7, ये वेव नंबर आया, 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये मीटर इनवर्स में आया, किसमें, मीटर, देखो 1 अपॉन लैम्डा है ना, लैम्डा इज इन मीटर, तो वो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये इसी को बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं, दिस इज रिडबर्ग कांस्टेंट, क्या बोला मैंने, रिडबर्ग कांस्टेंट, ध्यान से सुनो बच्चे लोग, है ना, तो यहाँ पे देखो ये मीटर इनवर्स में, सेंटीमीटर इनवर्स में क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू 106977 या 78, है ना, 1 अपॉन n1 स्क्वायर 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ये आया तुम्हारा, इसी को बाल्मर इक्वेशन भी बोलते हैं या रिडबर्ग इक्वेशन भी बोलते हो, समझ में आया क्या बोलते हैं, रिडबर्ग इक्वेशन। अब यहाँ पे ये वैल्यू कांस्टेंट है, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको न्यू बार इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, ये आर एच लिख दो, आर इज इक्वल टू आर एच फॉर हाइड्रोजन एटम, 1 अपॉन n1 स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन n2 स्क्वायर, है ना, ये आया, इसको बोलते हैं, दिस इज रिडबर्ग इक्वेशन,
equation to calculate the wave number for the spectral series of hydrogen atom, for the spectral series of hydrogen atom. तो Rydberg and RH is the Rydberg constant. क्या बोलते हैं इसको? Rydberg constant, जिसका वैल्यू है 1.069978 into 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, या इसको 109 यूनिट का डिफरेंस है, 106,977 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर। उधर जो मैंने बताया वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी था, वो था ना -2.18 वाला, वो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो दोनों रेडबर्ग कांस्टेंट है, लेकिन उससे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन एटम का। इससे हम लोग क्या करेंगे? स्पेक्ट्रा कैलकुलेट करेंगे, मतलब वेव नंबर कैलकुलेट करेंगे फॉर द हाइड्रोजन एटम। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला? अब N1 और N2 का वैल्यू जो तुम रखोगे उसके हिसाब से तुम्हें स्पेक्ट्रा मिलता जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? पहले इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूँ कौन कौन सा स्पेक्ट्रा है। 5 मिनट लिखने का टाइम मिलेगा। क्यों? 5 मिनट से पहले कुछ होना चाहिए। हाँ, इसको लिखने के बाद सब ब्रेक है ना, सब सो जाएंगे। हो गया? ओके, देखो यहां तक हम लोग ने क्या किया कि वी आर कैलकुलेटिंग द इक्वेशन टू कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे, ये जो मैंने ड्रॉ किया था यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको रफ नहीं किया। देखो ये देखो, ये जो है ना ये वाला, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे अभी, न्यू इज इक्वल टू न्यू बार ना, एक बार और लिख देता हूँ, न्यू इज इक्वल टू 1/λ। क्या है यहाँ पे? RH है ना, रेडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है। RH की लिखा है सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए, कोई और एटम को तुम्हें कैलकुलेट करना है तो सिर्फ R लिखो, बट वैल्यू वही रहेगा। समझ में आया ना? तो ये होगा 1/N1² ठीक है। वैल्यू मतलब कैसा हो, इन द सेंस मैंने देखो n का वैल्यू कुछ नहीं रखा है, लेकिन z का वैल्यू 1 रखा है। कोई और एटम रहेगा तो z का वैल्यू चेंज होगा, लेकिन मैंने क्या बोला, सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए बोला है, इसलिए R बराबर RH है, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है, तो मैंने क्या बोला, N1 इज व्हाट फाइनल लेवल, N2 इज योर इनिशियल लेवल। तो जो सीरीज ऑफ लाइन मिलेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं स्पेक्ट्रल लाइन, क्या लिख रहा हूँ? स्पेक्ट्रल लाइंस। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तुम्हारा फाइनल लेवल, फाइनल लेवल मतलब वही N1, दैट इज NF ना, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तुम्हें इनिशियल लेवल, क्या लिख रहा हूँ? इनिशियल लेवल मतलब वो जहां से आएगा, तो वो N2 हो गया, दैट इज NI। समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? और वो ऐसे तुम्हें हर लाइट में दिखाई नहीं देता, देयर आर डिफरेंट रीजन जहां पे तुम यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दीज लाइंस या दीज स्पेक्ट्रा। तो इसको बोलते हैं हम लोग रीजन वेयर वी आर एबल टू सी दिस, बराबर ना। तो देखो यहाँ पे, देखो सबसे वाला जो है, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो N1 पे, मतलब ये N1 हो गया, ये N2 हो गया, ये N3 हो गया, ये N4 हो गया, N5 हो गया, N6 हो गया, N7 हो गया, या N इन्फिनिटी से आ रहा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन देखो N1 पे आके रुक रहा है, तो कहाँ से आया? 2 पे आया, तो 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है, 6 से भी आ सकता है, 7 से भी आ सकता है, इन्फिनिटी से आ सकता है। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन है इसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? लाइमन सीरीज। समझ में आ रहा? तो यहाँ पे व्हेन n देखो फिक्स हो गया, N1 इज फिक्स, तो यहाँ पे 1 तो आएगा कहाँ से? 2, 3, 4 या इन्फिनिटी से आएगा, किधर से भी आएगा। तो ये जो सीरीज ऑफ लाइन रहेगा वो तुम्हें लाइमन सीरीज बोलेगा। क्या बोलेगा? लाइमन सीरीज। और ये तुम्हें ऐसे अपने नॉर्मल आंखों से देखने पे पता नहीं चलेगा, तुम्हें उसको यूवी लाइट में देखना पड़ेगा। लाइट को ऑन करो, जैसे मिस्टर इंडिया मूवी देखा, अनिल कपूर गायब हो जाता है, हर लाइट में नहीं दिखता है, लेकिन वो बता देता है जब वो उसको किडनैप करता है उनके बच्चों को, तो मजबूरी में उनको बचाने के लिए बता देता है कि भाई अगर रेड लाइट रखोगे तो मैं वो वॉच पहनूंगा जब भी, तो गायब हो जाऊंगा नॉर्मल, लेकिन वो लाइट पे मैं दिखाई दूंगा। तो ऐसे कुछ लाइन होते हैं जो विजिबल लाइट में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो लाइट ऑन करोगे तो यहाँ पे लाइमन सीरीज ऑफ लाइन मिलेगा, एंड यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस लाइन इन यूवी रीजन। क्या मिलेगा तुम्हें? यूवी रीजन में मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे N1 पे आके रुका, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन, सुनो मेरी बात, मेरे बच्चों इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा आके रुका, 2 पे आके रुक गया, तो 2 पे जब आके रुके, ये 1 हो गया, ये 2 है, तो 2 पे रुकेगा तो कहाँ से आएगा? 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, है ना, या इन्फिनिटी से, बराबर ना, किधर से भी आ सकता है। तो अगर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको?
ए भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो इलेक्ट्रॉन 2 पे आके रुका तो आएगा 3 से, 4 से, 5 से या इंफिनिटी से आएगा। तो उस सीरीज को हम लोग बाल्मर सीरीज बोलते हैं। जो इक्वेशन था ना, वो इक्वेशन लिखा था ना फ्रीक्वेंसी वाला, बाल्मर इक्वेशन बोला था मैंने, है ना। ये तो स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ लाइन के लिए। तो 2 पे आके रुका तो आएगा 3, 4, 5 से। तो ये तुम्हें विजिबल रीजन में दिखाई देगा, मतलब तुम्हें नॉर्मल लाइट में भी दिखाई देगा, तुम्हें विजिबल लाइट में, बराबर ना। तो ये बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन हो गया। अब तुम समझ गए 2 पे रुक रहा है, अब किस पे आके रुका? 2 पे। तो उसे तुमने क्या बोला? बाल्मर सीरीज बोला। क्या बोला? बाल्मर सीरीज ऑफ लाइन, ठीक है। और अगर वो 3 पे आके रुक रहा है, किधर रुक रहा है? 3 पे, तो 1, 2, 3 पे आके रुका है तो कहां से आएगा? 4 से आएगा, 5 से आएगा, 6 से आएगा, 7 से आएगा, अगर और कोई लेवल है तो वहां से भी आएगा, या इन्फिनिटी से आएगा। तो इसे बोलेंगे लाइमन बार्मर पास्चन सीरीज ऑफ लाइन। क्या लेंगे? पास्चन सीरीज ऑफ लाइन। तो ये आएगा कहां से? समझ गया ना। तो इसका फाइनल लेवल क्या हो गया? बताओ आ रहा, बताओ फाइनल लेवल इसका क्या होगा? है ना, फाइनल लेवल मतलब वो आ कहां से रहा है? देखो ये वाला लेता हूं, चलो ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 पे आया तो आएगा किधर से? 4 से, 5 से, 6 पे, बराबर ना। तो इसे बोलेंगे पास्चन सीरीज ऑफ लाइन, पास्चन सीरीज ऑफ लाइन। तो एक मतलब ये तुम्हें किस लाइट में दिखाई देगा? ये ना इसमें दिखा, नहीं, ये तुम्हें आईआर रीजन में दिखाएगा, ठीक है। ये जो है ना, ये सीरीज लिख रहा हूं मैं, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन, ये ना दीज आर द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और सबको नोबेल प्राइज मिला है। समझ में आया ना, ये काम करने के लिए। अब जब वो 4 पे आके रुकेगा तो आएगा किधर से? 5 से, 6 से, 7 से, है ना। तो यहाँ पे जो लाइन आएगा तुम्हें, इट इज गोइंग टू बी, है ना, कमिंग फ्रॉम, कहाँ पे आके रुक रहा है वो? 3 पे। अब 4 पे आके रुके ना, इधर 4 पे आके रुका तो 5 से आया, 6 से आया, 7 से आया, या इन्फिनिटी से आया, किधर से भी आया। तो ये जो तुम्हें मिला इसे ब्रैकेट सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन, है ना। किसमें मिलेगा? ब्रैकेट सीरीज ऑफ लाइन में मिलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा मिला 5, 6, 7, इसको बोलते हैं ब्रैकेट सीरीज। क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। ये तुम्हें फार इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा, मतलब थोड़ा इंफ्रारेड से दूर। समझ में? इसको आईआर ही बोल दो, चलो जान दो, ये भी आईआर रीजन ही लिखा, ठीक है। फार इंफ्रारेड मतलब इंफ्रारेड रीजन ही हुआ ना, उससे थोड़ा दूर, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा 5 पे रुकेगा तो किधर से आएगा? 6, 7, 8। तो ये इसका फाइनल लेवल क्या हो गया? 5th लेवल हो गया। तो आ किधर रहा है? इनिशियल लेवल कैन बी 6, 7, 8, बराबर ना। 6 से आएगा 5 पे रुकेगा, 7 से आ गया 5 पे, हो सकता है 8 से आए 5 पे, या इन्फिनिटी से आए, बराबर ना। तो इट इज कॉल्ड एज फंड सीरीज, पी साइलेंट। क्या बोलते हैं इसको? पी और साइलेंट। तो ये भी आईआर रीजन में तुम्हें दिखाई देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? और भी सीरीज मिले हैं, लेकिन वो सारे सीरीज अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बेटा आप बाहर जाओ तो, इसलिए तुमको केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा है। आ रहा है नहीं समझ में? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब ध्यान नहीं दोगे तो नहीं आएगा, सच बोल रहा हूँ। चाहे सीईटी दो, जेई दो, नीट, बाद में पता चलेगा साइंस भी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। हाँ सच बोल रहा हूँ, बाद में पढ़ने का ही मन करेगा। इसलिए जिस एज में पढ़ना है ना, पढ़ लो, ठीक है। तो लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज। तो ये 5th पे आके रुका, है ना, 5वें से, मतलब उसका इनिशियल लेवल जो हो गया। इसके लिए मैं ये कलर लेता हूँ, ठीक है, ये तो ले लिया, ये वाला लेता हूँ, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आके रुक रहा है ना। तो 5 पे आके रुका तो वो 6 से आ रहा है, 7 से आ रहा है, 8 से आ रहा है, या इन्फिनिटी से आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज फंड सीरीज। यहाँ पे पी साइलेंट है, जैसे हम लोग साइकोलॉजी में पी पढ़ते नहीं है ना, है ना। तो वैसे यहाँ पे फंड से और भी सीरीज मिले, लेकिन अपने को पढ़ना नहीं है, अपने सिलेबस में जो है उतना ही पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? हाँ, तो सब एक्चुअली ये सब साइंटिस्ट का नाम है। हाँ सब, तो कहाँ से आएंगे? मैं इसका नाम लाइमन क्यों पढ़ा फिर, है ना, समझ में आया ना। तो ये इसने तो इक्वेशन भी दे दिया था फ्रीक्वेंसी के लिए, तो बाकी लोगों ने मिलकर इसको आगे बढ़ाया, तब वेव नंबर का इक्वेशन मिला। फ्रीक्वेंसी तक रुक गया था, उसके आगे कोई सोच ही नहीं रहा था। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब जो वैल्यू मिला फ्रीक्वेंसी का, वेव नंबर का, या ये तुम्हारा इसके पहले एनर्जी है, ये सब प्रैक्टिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग था। समझ में आया? तो इसके लिए इसको माना गया, इसलिए रुदरफोर्ड से काफी यूजफुल था ये, मतलब उससे बेटर मॉडल है, ऐसा कह सकते हैं। समझ में आया? बट इसके भी लिमिटेशन है, इसको लिख लो फिर मैं लिमिटेशन बताता हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? सर पीछे वाला करना
ये वाला, ये वाला, नहीं वो वाला ये वाला, ठीक है बेटा। तुमको अभी क्या लिखना है, ये लिखना है। अब सुनो, टेक्स्ट बुक में ना, ये देखो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैंने इसको डायग्राम को ऐसे बना दिया। टेक्स्ट बुक में उसने कैसा लेवल वाइज बनाया, N1 N2 ऐसा, तो चाहे ऐसा बनाओ चाहे टेक्स्ट बुक का बना दो, कोई हाँ तो मत बनाओ तुम, लेकिन जैसे जब तुम नोट्स पढ़ रहे हो तो तुम्हें टेक्स्ट बुक रेफर करना पड़ेगा। हाँ चलेगा, तो फिर वो लिख लो, सीरीज ऑफ लाइन लिख लो। अब सुनो, तुम लोग पूछते हो ना क्वेश्चन कैसे आएगा, वो लोग क्या करेंगे मालूम है, देखो इधर देखो, लाइमन सीरीज में N1 इज फिक्स, N1 इज फिक्स मतलब उसके लिए 1 ही रहेगा वो। तो वो क्या करेंगे मालूम है, यहाँ पे N1 को 1 लिख देंगे और N2 कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो वो इक्वेशन जो हो गया यहाँ पे, इस इक्वेशन में N1 को 1 का स्क्वायर रख दिया और N2 को कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि तुमको पता है N2 कैन बी 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो बोलेंगे ये इक्वेशन किसके लिए, तो तुम क्या बोलोगे, लाइमन के बाल्मर के लाइमन सीरीज के लिए। तो जब वहां पे 2 का स्क्वायर लिखा या 4 लिख दिया, वो लोग जानबूझ के ऐसा स्क्वायर में लिखेंगे या 4 लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 ही होता है, और इसको कुछ भी नहीं लिखेंगे, तब वो कौन सा सीरीज होगा, बाल्मर सीरीज होगा। मतलब सीईटी की बात कर रहा हूं, तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। तो अकॉर्डिंगली अगर 4 का स्क्वायर लिखा है तो वो ब्रैकेट सीरीज होगा, 5 का स्क्वायर हो गया तो ये, मतलब N1 इज फिक्स फॉर ना फॉर ईच सीरीज। वो आ रहा है कितने भी ऊपर से, जब N1 1 है तो वो 2 3 4 से आ रहा है, तो N1 फिक्स हो गया। अगर N1 2 है बाल्मर सीरीज के लिए तो आ रहा है वो 3 से 4 से 5 से इंफिनिटी, तो उसके लिए 2 फिक्स हो गया ना, मतलब फाइनल इज फिक्स, इनिशियल कैन बी एनीथिंग, F फॉर फाइनल, F फॉर फिक्स। अंडरस्टूड? स्पेलिंग से तो समझ में आ रहा है ना, अंडरस्टूड? यस माय डियर स्टूडेंट, समझा? इसलिए मैंने जानबूझ को कलर किया है, समझ में आ रहा है ना, ताकि तुमको थोड़ा सा अलग दिखे वो। उसमें है ही क्या, तुम मतलब डायग्राम बोले थे सर नहीं बनाते। तुम लोग का फेवरेट कलर ये है ना। अब देखो, लिमिटेशन ऑफ, इधर देखो, बेटा यहाँ पे ध्यान दो। अब देखो इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। हाँ नहीं देखो, फिर उसी पे मैं क्या बोलूं, ऐसा नहीं होता है, चेंज योर माइंडसेट। करेक्ट, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें क्या लिखा है, पहला लिमिटेशन क्या है, इसने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, मैंने टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताया, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना, मतलब ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, यही है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। या तुमने ये हाइड्रोजन एटम हो गया, अगर तुम हीलियम भी लोगे तो हीलियम प्लस हो गया, है ना, इसका एटॉमिक नंबर भले ही 2 है, इसमें प्रोटॉन भले ही 2 रहेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक ही घूम रहा है। या लिथियम +2 ले लो, है ना, एटॉमिक नंबर 3 है तो प्रोटॉन 3 हो गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा तो एक ही बचा। तो इट कुड, तो यही इसका लिमिटेशन है, व्हाई इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का ये बता नहीं पाया। तो यहाँ पे लिखूंगा इट कुड नॉट एक्सप्लेन, देखो रे यहाँ पे, कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग इधर देखो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे स्पेक्ट्रा ऑफ एटम कंटेनिंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा, पहला समझा पॉइंट। अब इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट हो रहा है वो 1 एनर्जी लेवल से 2nd एनर्जी लेवल है, यही दे देखो, लेवल जैसा कुछ होता नहीं, जहां पे आके रुक गया वही लेवल है, समझ में आया ना, ऐसा नहीं कि वहां पे बने हुए लेवल, वो वहां पे जा रहा है, समझ में आया ना, हायर एनर्जी लेवल पे गया। बिल्डिंग बन रहा है तो जब तक बना नहीं है तब तक कोई लेवल ही नहीं ना, बिल्डिंग बनने के बाद बोलते हैं कि हाँ ये 2nd फ्लोर है, ये 3rd फ्लोर है, इसका टॉप फ्लोर यही है ना, पहले से कोई थोड़ी ना लेवल रहता है कि यहाँ तक ही बनाओ, समझ में आया ना। तो ये 1st एनर्जी लेवल पे, ये 2nd एनर्जी लेवल में जा रहा है। तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, एक ही इलेक्ट्रॉन, और जब वो नीचे आया एनर्जी लूज करके, मतलब वहां पे अनस्टेबल था, तो इसे जो लाइट, इसे स्पेक्ट्रा देना चाहिए था, उसे एक ही लाइन देना चाहिए था। लेकिन जब ये इस स्पेक्ट्रा को जूम करके ये लोग ने देखा ना, ऐसा जूम करके देखा, तो इस लाइन के अंदर भी ना बहुत सारे लाइन थे,
क्या बोला हूं मैं, इस लाइन के अंदर भी ऐसे बहुत सारे लाइन थे जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये लाइन किस लिए थे, समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोला हूं? मतलब only one spectral line could be originated from an electron, but this spectrum when it was observed to the refined and powerful spectroscope बोलते हैं, माइक्रोस्कोप नहीं बोल रहा हूं, स्पेक्ट्रोस्कोप से उसको देखा गया फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो उस एक लाइन के अंदर भी ऐसे छोटे छोटे लाइन थे। ये लाइन का के लिए थे, तो इसका आंसर उसके पास नहीं था, इसलिए वो इसका लिमिटेशन बन गया। समझ में आना? इफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एक्साइटेड वी शुड गेट वन स्पेक्ट्रम। तो व्हेन उसको जूम करके देखा, जैसे हम लोग अपना फोटो भी खींच लेते हैं, लेकिन उसको जूम करके देखो तो डॉट्स भी दिखाई देंगे, है ना? ऐसे नहीं दिखाई दे रहे देखने में, समझ में आना, लेकिन रहते वो, समझ में आना? सो व्हेन द स्पेक्ट्रा ऑफ एटम, यहां पे लिखूंगा या ऐसा लिखो, यहां पे लिखूंगा, इन केस ऑफ हाइड्रोजन एटम, इन केस ऑफ क्या लिखना, हाइड्रोजन एटम, ओनली one spectral line could be originated from an electron, from an electron। समझ में आया ना? बट देखो यहाँ पे, बट when the spectra of hydrogen atom, when the इधर देखो, spectra of hydrogen atom was observed, बात मत करो रे, तुम लोगों को बात करने का टाइम दिया ना मैंने, दिया कि नहीं? ऑब्जर्व थ्रू, तो क्या कर रहे हो? थ्रू रिफाइंड एंड पावरफुल स्पेक्ट्रोस्कोप। क्या लिखा मैंने? देन देखो यहाँ पे, देन सिंगल लाइन, यहाँ पे देखो सिंगल लाइन, वेयर, वो सिंगल लाइन था पहले, वेयर found to splits into number of very closely spaced line। क्या होगा? spaced lines, ठीक है? मतलब इसको जब जूम करके देखा गया तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे छोटे छोटे लाइन एक दूसरे के पास पास एकदम, है ना? गैप तो था, गैप अभी भी मैं बोल रहा हूं, नहीं तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हो जाएगा, है ना? जो उसका लिमिटेशन था किसका, रुदरफोर्ड का। तो इसको जब जूम करके देखा तो उस लाइन के अंदर भी छोटे छोटे लाइन क्या है, क्या ऐसा तो नहीं लेवल के अंदर भी लेवल्स है? समझा मैं क्या बोल रहा हूं? लेवल मतलब एनर्जी लेवल, ठीक है? बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? अब दूसरा देखो, तीसरा, जब इस फोटोग्राफिक, इस एटम को ये लोग ने ना मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये जो सिंगल लाइन था ना, मान लो ये फोटोग्राफिक प्लेट है और यहाँ पे तुमको एक सिंगल लाइन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? एक सिंगल लाइन मिल रहा है। फिर ये विदाउट मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर? जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये जो सिंगल लाइन थे अगेन वो स्प्लिट हो गया अलग अलग लाइन में। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब ये क्या था? एक सिंगल लाइन है विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है? विदाउट मैग्नेटिक, ये विथ मैग्नेटिक फील्ड है। तो विथ मैग्नेटिक फील्ड मतलब ईच स्पेक्ट्रल लाइन गेट्स स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड लाइन। समझ में आया? इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं जीमेन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? Splitting of spectral line in presence of magnetic field is called as Zeeman effect. It was not explained by the Bohr atomic model या Bohr theory of atom। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं एक ही लाइन में लिखूंगा, it could not explain, क्या लिख रहा हूं मैं? Zeeman effect। ब्रैकेट में लिख दूं क्या? Splitting of spectral line in presence of magnetic field, splitting of spectral line in presence of magnetic field, प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब तुम्हारा चैप्टर फटाफट जाएगा क्योंकि जो डेरिवेशन पार्ट था सब खत्म हो गया। समझ में आ रहा है? तीसरा, अब वापस से इसको जीमेन इफेक्ट बोला। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, इसमें क्या लगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा था? वो सिंगल लाइन दिख रहा था। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो फिर से वो क्या हो गया? स्प्लिट हो गया। तो इसे बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमेन इज मैन मतलब मैग्नेटिक, एम। समझ में आना? स्टार्क मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे लिखूंगा, है ना, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, इधर देखो मेरे बच्चों, स्पेक्ट्रल लाइन इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्या लिख रहा हूं मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट मतलब मैग्नेटिक फील्ड में हुआ तो वो क्या हो गया? जीमेन इफेक्ट हो गया। क्या हो गया?
यहाँ पे इफेक्ट लिखना मैं भूल गया, ये इफेक्ट है जीमन इफेक्ट। यहाँ पे क्या होगा, स्टार्क इफेक्ट है ना, was not explained by बोहर मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल ऑफ एटम। मतलब वो कितना कुछ करे भाई, सब कुछ दिया, रेडियस दिया, वेलोसिटी दिया, एनर्जी दिया, स्पेक्ट्रल से इवन आयोनेशन पोटेंशियल जो मैंने नहीं बताया वो वही है ना, z बराबर 1 रख दिया, n बराबर 1 लिया, तो आयोनेशन पोटेंशियल भी पता चल गया, बराबर ना। तो ये भी बताए क्या क्या करे, एक ही इंसान है ना भाई। तुम लोग भी बोलते हो ना क्या क्या पढ़े हम लोग, फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, क्या पढ़े, समझ में आना, पढ़ना तो पड़ता ही है ना। तो उसके उम्र में जितना हो सका उससे उसने किया, समझ में, नोबेल प्राइज भी मिल गया ना, बाकी सब उसको क्या करने का है। ये तो कमियां निकालने वाले बोले, कमियां निकालने वाले बोलते ही रहेंगे ना, अपनों को अपना काम करना है। तो उसको नोबेल प्राइज मिल गया, बात खत्म हो गई, ठीक है। ये 4th पॉइंट हो गया, ठीक है। अब 5वां पॉइंट तुम लोग देखो, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इसने इसको बहुत बड़ा चैलेंज किया, पता है क्या, इसको डी ब्रॉय भी बोलते हैं, डी ब्रॉगली ऐसा उसका नाम है ना, डी ब्रॉय ऐसा नाम बोल देते, इसको प्रोनाउंस नहीं करते। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस मतलब क्या होता है, थेसिस नहीं होता। थेसिस और हाइपोथेसिस में फर्क होता है। थेसिस मतलब एक्चुअल एक्सपेरिमेंट किया, और हाइपोथेसिस मतलब काल्पनिक चीजें वो बता रहा है, समझ में ना। हाइपोथेटिकल मतलब समझते हो ना, उसी को हाँ, मतलब ऐसा उसने सोचा, बट क्या हुआ ना, प्रैक्टिकल वैल्यू उसका सेम मैच किया, इसलिए वो सही माना गया। इसने क्या बोला मालूम है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, लाइक लाइट पार्टिकल, लाइट को डुअल कैरेक्टर होता है, पता है, लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल। बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वो पार्टिकल था, और मैंने बोला था डाइफ्रैक्शन, और वो क्या पढ़ा था हम लोग ने, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, उसमें हम लोग ने उसका वेव नेचर कंसीडर किया था। तभी तो हम लोग ने वेवलेंथ पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, फ्रीक्वेंसी पढ़ा, ये सब वेव का ही प्रॉपर्टी है ना। तो इसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट पार्टिकल हैव डुअल कैरेक्टर, इट बिहेव एज अ वेव, इट बिहेव एज अ पार्टिकल, बट बोहर थ्योरी ट्रीटेड, इट हैज ट्रीटेड इलेक्ट्रॉन ओनली एज अ पार्टिकल, नॉट एज अ वेव। मतलब उसने क्या बोला कि लाइट अगर वेव है, वो पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर पार्टिकल है तो उसे भी वेव जैसा बिहेव करना चाहिए। मतलब जो चीज वेव है वो पार्टिकल बन सकता है, तो पार्टिकल जो है उसे भी वेव बनना चाहिए। और पता है तुमको, बाद में इलेक्ट्रॉन ने भी वो डाइफ्रैक्शन इफेक्ट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये इफेक्ट उसने दिखाया। इसका मतलब वो बात सही था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, मतलब दिस इज द ब्यूटी ऑफ साइंस। मतलब तुम जो सोच रहे हो ना कि ऐसा हो सकता है, और जब वो हो जाता है ना, तब मजा आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टूड मैं क्या बोल रहा हूं। तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत, इसी से नया मॉडल आएगा। अभी तक तो ये बाकी सब चिंदी लोग थे जो स्पेक्ट्रल लाइन ये सब हो ना, लेकिन इसका भी महत्व तुम्हें बाद में पता चलेगा, तभी तो तुमको वो नेक्स्ट मॉडल जो आएगा वो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट पार्टिकल, लाइट अभी पार्टिकल बोल रहा हूं ना, छोड़ो जान दो, लाइट हैव डुअल कैरेक्टर। क्या बोल रहा हूं, डुअल कैरेक्टर, मतलब इट बिहेव लाइक अ, it behave as a wave and also like a particle, also like a particle। ये क्या है रे, छोटा रहता है कि बड़ा, सब मिट जाता है। हैव डुअल कैरेक्टर, ये समझ गया ना तुम लोग, हैव डुअल कैरेक्टर, ठीक है। लाइक ऑल्सो लाइक अ पार्टिकल, ठीक है, ठीक है, समझा कि नहीं। इलेक्ट्रॉन लाइक लाइट हैव डुअल कैरेक्टर, इट बिहेव्स एज अ वेव, ऑल्सो लाइक अ पार्टिकल, बट बोहर थियरी ऑफ एटम, बोहर हैज treated electron only like a particle। उसने वेव के बारे में कुछ बताया ही नहीं, उसने वेव के बारे में कुछ बताया ही नहीं। अगर वेव नहीं होता तो वो बाद में कैसे प्रूव करता कि वो उसने डाइफ्रैक्शन इफेक्ट और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, है ना। एक एक्सपेरिमेंट है, पता है, वो जेई एडवांस में पढ़ाया जाता है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, वहां पे इलेक्ट्रॉन का डाइफ्रैक्शन इफेक्ट बताया गया। समझ में आ रहा है मैं क्या, लेकिन वो तुमको नहीं, अगर उसका फॉर्मूला लिखो तो तुम बोलोगे क्या टेक्स्ट बुक में दिया ही नहीं, ठीक है। ओके, ये हटा दे रहा हूं मैं, ठीक है, ये समझ गया ना। अब उसके बाद 6 पॉइंट, अब उसके बाद नेक्स्ट साइंटिस्ट आया, वो हाइजनबर्ग बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हाइजन। वो क्या बोल रहा है मालूम है,
इट इज इम्पॉसिबल, अभी मैं वो भी बताऊंगा डिटेल में, इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन बोथ पोजीशन, पोजीशन मतलब वो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है, एंड वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल साइमल्टेनियसली। मतलब तुम या तो उसका पोजीशन डिटरमाइन कर सकते हो या तो तुम वेलोसिटी, दोनों साथ में डिटरमाइन नहीं कर सकते फॉर अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है ना, उसका दोनों पोजीशन और वेलोसिटी साथ में डिटरमाइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। व्हेन यू आर गोइंग टू डिटरमाइन इट्स पोजीशन, its velocity becomes uncertain, and if you are going to determine its velocity, its position is going to be uncertain, क्योंकि वो मूव कर रहा है ना, और मूव करने के साथ साथ वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कोई मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता ना तो समझ में आता कि भाई हाँ अब ये यहां से यहां गया, ये इसका पोजीशन यहाँ पे तो यहाँ पे। जैसे कोई भाग रहा है, चोर है, कोई भाग रहा है, हम लोग बोलेंगे अरे भाई इधर से कोई क्या, बोलता हाँ इधर ही और उधर ही गया रहेगा। समझ में आया ना? तुम लोग मूवी वगैरह में भी देखते हो, इधर ही ढूंढो, इधर ही किधर होगा, क्योंकि वो माइक्रोस्कोपिक चीज नहीं, वो दिख जाएगा वो लोगों को। समझ में आ रहा है कि उसका पोजीशन यहीं पे हो सकता है, मतलब पोजीशन और वेलोसिटी साथ में बात करें। लेकिन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का तुम नहीं बोल सकते। तो कैसे बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट? दिस पॉइंट वाज नॉट वैलिड। समझ में आ रहा है ना? तो ये दोनों ने उसको चैलेंज किया, तभी तो नया मॉडल आया। तो यहां पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्ट, अच्छा पूरा लिखता हूं नाम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग uncertainty principle electrons move in, देखो यहां पे move in well defined orbit, क्या लिख रहा हूं well defined orbit। this point was not valid। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पॉइंट वैलिड ही नहीं था, ठीक है। और एक छोटे मोटे मतलब इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए दूसरा चैप्टर है, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग है ना, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड है ना। फिर इट कुड नॉट एक्सप्लेन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम, मतलब पूरा बता नहीं पाता कि कौन से ऑर्बिट में कौन सा इलेक्ट्रॉन कितना घूम रहा है। समझ में आया ना? हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में घूमता ही नहीं है, ये बोला उसने। मतलब घूम रहा है, नहीं वो क्या बोला अभी मैं बताता हूँ, इसलिए मैं बोला उसको पूरा डिटेल बता। वो ऑर्बिट में नहीं घूम रहा है, वो ऑर्बिटल में घूम रहा है। तो ये दोनों को मुझे कंबाइन करना पड़ेगा, ये दोनों जो इफेक्ट है ना, इसको कंबाइन करेंगे तब तुम्हें ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट समझेगा। ऑर्बिटल बोलते हैं उसको। तो ऑर्बिट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्बिटल। रुको मैं आता हूं अभी उसी पे। समझ में आया ना? इसका लिमिटेशन दिखा भाई टेक्स्ट बुक में क्या दिया? हाँ, बोहर फेल्ड टू एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म, हाँ वही है, बोहर फेल्ड टू एक्सप्लेन द बोहर fails to explain the ability of atom to form केमिकल बॉन्ड। ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन, उसके लिए तो नया चैप्टर है कि नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। समझ में आया ना? तो उसमें देखा जाएगा, लिख लो इसको। तो ये सारे इसके क्या थे, लिमिटेशन थे। क्या थे? सर अभी आपने हाँ ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल वाला टॉपिक स्टार्ट नहीं ये ऑर्बिटल तक ही चालू, अभी ऑर्बिट ही चालू है। हम फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट, हाँ अभी ऑर्बिटल आएगा। देखो इसमें न्यूमेरिकल भी, इसलिए मैंने तुमको ये सब इक्वेशन बताया। अभी मैंने एक भी इक्वेशन न्यूमेरिकल नहीं बताया। देखो ना, है ना हाइजेनबर्ग, ये तो पूरा डिटेल में दिया है इसने। जीमेन इफेक्ट इसमें भी तो लिखा है भाई। अच्छा स्टार की इफेक्ट भी लिखा है। बोर मॉडल रिस्पेक्ट द स्पेक्ट्रम आइटम अदर देन हाइड्रोजन, ऑब्वियसली मॉडल फेज टू अकाउंट द फाइनल डिटेल। ये क्या लिखा ना, फाइनल डिटेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब वो मैंने ना स्ट्रक्चर फाइन करके देखा गया, तो उसके अंदर भी लाइन दिखा गया ना। लैंग्वेज अलग है, समझ में आया ना? लेकिन तुम्हें समझ में आएगा जो मैं नोट्स दे रहा हूँ। बाप रे, तो बोहर मॉडल खत्म हो गया, तुम ताली बजा सकते हो उसके लिए। समझ में ना? तब क्या क्या था? चैप्टर नहीं खत्म हुआ है। बोहर मॉडल बोला ना। अच्छा एक, हाँ यहाँ पे देख लो,
पेज नंबर 39 पे भी है, इसमें भी लॉग टेबल, हाँ इसमें लगेगा, लिखा है विजिबल लाइट हैज अ वेवलेंथ रेंजिंग फ्रॉम 400 नैनोमीटर वॉयलेट and 750 नैनोमीटर रेड दिया, एक्सप्रेस द वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज। समझ में आना? ठीक है, तो फॉर्मूला पता है ना तुमको, तुम्हें वेवलेंथ दिया तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो ना। तुम पढ़ो, दृष्टि ये पढ़ो। सर एक सेकंड में लिख रही हूँ। बेटा तुम बहुत स्लो लिख रही हो। अब अभी तक लिखी है। कुछ पेन यूज कर देखा, सच्चाई बोल दिया सबने, मैंने नहीं बोला, लेकिन मुझे मालूम है तुम बड़बड़ कर रही हो। सर मैंने आपने मुझे कब बात करते हैं सर? अभी मैं तो हमेशा ही देखता रहता हूँ, अभी भी मुझसे बात कर रही तुम, अभी भी मुझसे बात कर रही थी। बात करते हुए नहीं सुना हुआ पूरी। ठीक है, कहाँ पे पहुंची? 6 7 उसका देख के लिख लो। चलो हाँ पढ़ो। पेज नंबर कितना है बेटा? पेज नंबर 39 और 4 पॉइंट, हाँ पढ़ो जरा, दृष्टि पढ़ो बेटा। Visible light has wavelengths ranging from 400 nanometer 400 नैनोमीटर ना, हाँ आगे to 750 nanometer red. 750 नैनोमीटर रेड। ये क्या वॉयलेट का दिया है क्या? तो ये वॉयलेट लाइट का है, तो ये देखो नैनोमीटर, तो लैम्बडा ऑफ वॉयलेट लाइट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। और ये लैम्बडा ऑफ रेड लाइट, ठीक है, रेड लाइट। ये विजिबल लाइट के अंदर ही आता है ना, वॉयलेट मैंने बताया था विबग्योर, इसलिए मैंने बताया था तुम विबग्योर वॉयलेट। तो तुम देख लो क्या पूछा, आगे पढ़ो। Express these wavelengths in terms of frequency. मतलब तुम्हें फ्रीक्वेंसी निकालना है, किसका? वॉयलेट का, और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड का निकालना है, ठीक है, इजी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्बडा, है ना। तो सॉल्यूशन देखो इजी है, न्यू बराबर हो गया इसका, किसका निकाल रहा हूं मैं? वॉयलेट का, वॉयलेट लाइट का, ठीक है, न्यू वॉयलेट लाइट, ठीक है। तो सी क्या होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया, अपॉन लैम्बडा कितना दिया है? 400 नैनोमीटर ना, वॉयलेट का निकाल रहा हूँ ना, 400 नैनोमीटर है, बट ये मीटर पर सेकेंड में, तो इसको कन्वर्ट करो, 400 इंटू 10⁻9 मीटर हो जाएगा। ये सब यूनिट मैंने बताया है तुम लोग को। 750 इंटू क्या होगा? 10⁻9 मीटर हो जाएगा, बराबर ना। तो ये 400 इंटू 10⁻9 मीटर हो गया, बराबर। मीटर मीटर से सेकंड चला गया ना, पर सेकंड आया, मतलब फ्रीक्वेंसी आ गया हर्ट्ज में, बराबर ना। तो ये हो गया, देख 10⁻9 है ना, कैन यू सी दिस, और ये ऊपर जाएगा तो 10 प्लस हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁻17 हो जाएगा, 9 8 17 अपॉन 400 ना, है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करो? देखो 10⁻17 को बाहर ले लो, ये log ऑफ a बाई बी है, तो एंटी लॉग ऑफ 3 माइनस log ऑफ 400, बराबर ना, समझा कि नहीं। तो log 3 क्या होगा? देख 3 को हम लोग लेते हैं 3.00 समथिंग, जो भी लेते हैं, पर अब पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? एक, तो 1 - 1 क्या हो गया? 0, नंबर ऑफ डिजिट -1। अब 30 का 0 देखो, 30 का 0 लॉग टेल में 4771, ठीक है, समझ में आया ना। अब देखो ये समझ में आ रहा है बेटा, ये कितना पॉइंट लगा दो इधर, 0.0, तो पॉइंट के पहले कितना डिजिट है? 1 2 3, 3 में से 1 गया 2, 40 का 0 देखो 602021 6021 हो गया, माइनस करो, बराबर ना। हाँ अब देखो -1 - 1 0, 7 - 2 इज 5, 7 आ गया, 14 में 6 गया 8, इधर एक 0 आ गया। हाँ बोलो कहाँ पे? ये वाला ना, ये वाला ना, हाँ यहाँ 0 है, सॉरी हाँ ठीक है, 1 - 1 इज 0, मैंने बोला 0 ही लेकिन लिखा हाँ वही, 1 2 3, 3 - 1 इज 2, बराबर ना। तो अब देखो 1 - 1 0, 7 - 2 इज 5, 7 हो गया, 14 - 6 इज 8, इधर क्या आएगा? 12 है। देखिए 3 है ना, तो वहां पे 3 है ही नहीं, तो मुझे 30 का ही देखना पड़ेगा, वो 10 से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट वो 10 से हो रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 40 के आगे और कोई, मतलब 4 के आगे कोई नंबर ही नहीं है, अब मतलब वही नंबर 0 ही है, तो 40 उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो 0 ही है ना। तो 40 का 0, मीन डिफरेंस तो देखेंगे ही नहीं हम लोग इसमें, क्योंकि है ही नहीं कोई नंबर। तो देखो 1 - 1 0, 7 - 2 5, 7, 14 - 6 8 हो गया, बराबर ना। ये देख क्या हो जाएगा बेटा, दृष्टि ये बता क्या हो जाएगा, इसने इसको 1 दिया तो क्या हो जाएगा? बार 1 हो जाएगा, बार 1 मतलब -1 - 2 -3 हो गया,
अब इसका मैं एंटी लॉग लूंगा, क्या लूंगा? एंटी लॉग। तो देखो अब एंटी लॉग का टेबल 0.87 का फाइव देखो, 0.87 का फाइव 7499 पॉइंट लगाने। देख अभी ये एंटी लॉग का रूल है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगाने का। इधर पॉइंट लगाया इनटू, अभी देख इधर क्या है -3, मतलब वही बार 3, तो वो 10 के पावर में आएगा -3। अच्छा बाहर 10⁻17 भी है, मैंने बोला ना इसको बाहर ले लो, है ना, तो इसको डाला 10⁻17 हो गया, तो ये कितना आएगा बता? 7.499 इंटू 17 में 10 कितना हो गया? 14 हो गया, 14। ये आया फ्रीक्वेंसी, ये क्या फ्रीक्वेंसी आया ना, मैंने फिर से वेवलेंथ ही लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी आया इन हर्ट्ज। ये किसका आया बताओ? ये फ्रीक्वेंसी किसका आया? वॉयलेट लाइट का। किसका? वॉयलेट लाइट। यही आंसर है ना? अब देखो किसका आ गया? रेड का, रेड लाइट का ना, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा देखो, C अपॉन लैम्डा, C इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्या है? मीटर पर सेकेंड, अपॉन इसका कितना है? 750 इंटू 10⁻⁹ मीटर है, मीटर मीटर गया ना, सेकेंड इनवर्स। हाँ करो कर। अच्छा हाँ ठीक है, तो 3 अपॉन, देख इसको ऊपर ले लिया, 3 अपॉन 750 हो गया, तो कितना आएगा बता? ऊपर क्या आएगा? तो 17 बराबर ना। अब क्या आएगा बता? एंटी लॉग ऑफ 750 ऑब्वियसली, ठीक है, इंटू 10⁻17 को बाहर ले लिया। अब देखिए पॉइंट के पहले एक ही डिजिट है, 1 - 1 is 0, 30 का 0 1 बराबर है, ठीक है। अब देख 1 2 3, 3 - 1 is 2, 75 का 0 8751 माइनस करो इसको, बराबर 0, 7 में 5 गया 2, 0 हो गया यहाँ पे, 14 में 8 गया 6, ये बार 1 हो गया, बार 3 हो गया, बराबर ना, बराबर है कि नहीं? 6020 आया ना, 2 आएगा, 60 का 2 आएगा, 2000 है ना, 4 है, 399 है, हाँ तो 4 399 4 हो गया, 4 ही हो गया ना, 4 बराबर, ठीक है। कैसे पता किया मैंने, बताओ 4 आएगा? आप टीचर हो ना। नहीं मैं मतलब ये लॉजिक मैं तुम्हारे अंदर भी डेवलप करना चाहता हूँ, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तुम जिसका लॉग ले रहे हो, जो आंसर आएगा ना उसका एंटी लॉग लो, तो उसका एंटी लॉग लो तो जिसका लॉग ले रहे हो वो आ जाएगा। बिल्कुल नहीं समझा। मुझे मालूम है नहीं समझा, समझा कि नहीं? जिस नंबर का, जैसे मैंने ये समझा, अगर तुम देखो अभी अभी क्लियर हो जाएगा। log 4 निकालो बेटा, log 4 क्या है देखो जरा, 40 का 0 देखो, आया ना वही, आया ना 6021 में ऑलमोस्ट वही है ना, 6021 है, बराबर ना, है ना। अब ये एक ही नंबर था तो पॉइंट कर लगाते हो, तो पॉइंट है, मतलब ये बार 3 को छोड़ दे अभी, ठीक है, वो छोड़ दे अभी, मतलब पॉइंट के पहले सपोज 0 है, ठीक है। अब 6021 का एंटी लॉग ले तू, देख 4 नहीं आया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है। 60 का 2 देख, आया ना, 3999 आया, बराबर ना। अब इसका रूल है एंटी लॉग का, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो ये ऑलमोस्ट 4 ही आया ना, समझा कि नहीं? समझा कि नहीं? तो ये तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते आएगा, तुम कभी सॉल्व करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी लॉग टेबल लाओगे, देखो इन्होंने नहीं लाया, इन्होंने नहीं लाया, मैंने तुमको, ठीक है भूल गया वो, ठीक है, नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा ठीक है, टेबल याद हुआ 25 तक, ठीक है, रुको मैं क्या बोला, सुनो मेरी बात, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने क्या बोला था, जिस दिन लॉग टेबल तुम्हारे बैग में होना चाहिए, चाहे मेरा लेक्चर हो या ना हो, चाहे मैं न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊं या ना कराऊं, क्योंकि बहुत ज्यादा 2-4 किलो का तो है नहीं वो, बराबर की नहीं? हाँ बोलो। हाँ दिस इज द वैलिड, मतलब अब देखो यहाँ पे, हाँ देखो ये 10⁻7 हो गया, अब इसका क्या आया 3999 ना, तुमने ही बताया, पॉइंट आया 10⁻³ आएगा, देखिए ये देखा है ना, 10 के पावर में गया, और बाहर 10⁻17 है, ये 17 है ना, तो कितना आ गया बता? 3.999 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। आंसर क्या है?
आंसर क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट इतना है क्या? वही 4 है। 4 लिखा है तो लिख दो ना 4 इंटू 10⁻14। ठीक है, समझा कि नहीं? इज दैट क्लियर? लिखो बेटा। हो गया, देखा? रुजदा का सबसे पहले हुआ, रीजन भी पता है ना? अब आता है प्रॉब्लम नंबर 4 पॉइंट। उसका हो गया तो सबका होगा सर। खाली पढ़ लेता हूँ। 4 पॉइंट क्या था? ए पेज नंबर 40 पे एक न्यूमेरिकल दिया है, उसको करने की जरूरत नहीं है, सुनो खाली पढ़ लो। 4.5 वाला पैरामीटर्स ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट दिख रहा है तुमको? ब्लू और रेड लाइट विबग्योर का ही कलर है वो, विबग्योर में सब आता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। तो आर 400 नैनोमीटर एंड 750 नैनोमीटर, विच ऑफ द टू इज ऑफ हायर एनर्जी? तो मैंने बताया था ना फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। देखो ना फॉर्मूले से भी समझ में आ रहा है। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, है ना? तो वेवलेंथ किसका ज्यादा है? 750 नैनोमीटर का, तो उसका फ्रीक्वेंसी कम है। वेवलेंथ किसका कम है? 400 नैनोमीटर का, ब्लू वाले का। तो उसका वेवलेंथ कम है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वही लिखा है वो। तो इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, समझा कि नहीं? सर एक और एंटी लॉक। हाँ ये करा रहा हूँ मैं, खाली ये बता रहा हूँ। हाँ ये बड़ा सम था। नहीं अभी जो कराओगे सर ये 21 हो गया है ना? हाँ 21 हो गया है ना? क्या 21 हो गया? 921। हाँ तो ये हो जाएगा ना। 4.8 देखो, ए 4.8 तुम पढ़ो बेटा, तुम पढ़ो 4.8, आपको पढ़ना है बेटा। 4.8 बोलो। What is the wavelength of the photon emitted during the transition from the orbit of n equals to 5 to that of n equals to 14 hydrogen atom? हाँ तुम्हें वेवलेंथ निकालना है, ठीक है? तुम्हें ये देखो, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, हायर लेवल टू लोअर लेवल, तो इसको तुम ले लो N2, मतलब यही इनिशियल लेवल है तुम्हारा। क्या है? इनिशियल लेवल है N2 को, और इसको ले लो तुम फाइनल लेवल विच इज N1। बात समझ में आई? यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, समझा ना? तुम्हें क्या चाहिए? वेवलेंथ, बराबर ना? तो पहले तुम इसका वेव नंबर तो निकाल लो। वेव नंबर निकाल दिए तो 1/λ हो जाएगा, तो लैम्डा बराबर 1/न्यू नंबर, ठीक है? ये ऐसा थोड़ी अरे सर देखो देखो सर ऐसे करो, ऐसे और एक लाइन मार दो बस। हाँ ये साउंड देगा। मैं भी ऐसे न्यू बार इट विल बी विच इज इक्वल टू 1λ। ये क्या आएगा? 1.10 से, ऐसा कुछ बोला नहीं ना सेंटीमीटर इनवर्स में या इसमें, तो तुम वही लिखो 109677, है ना? रेडबर्ग कांस्टेंट RH है ना भाई, 1/n1 का स्क्वायर 1/n2 का स्क्वायर, ठीक है? ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, ये फॉर्मूला है। चाहिए तो तुम RH लिख दो, बाद में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, वो चलता है, ठीक है? यहाँ पे चाहिए तो RH लिख दो, RH फॉर हाइड्रोजन एटम 109677, इसलिए मैंने नोट्स में लिखवाया है तुमको, बराबर कि नहीं? तो मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो न्यू बार इट विल बी इक्वल टू 109677, यहाँ पे है ना, 1/n1 क्या हो गया बताओ? n1 2 का स्क्वायर हो गया, और n2 क्या हो गया बताओ? 5 का स्क्वायर हो गया, बराबर ना? है ना? तो 109677, और ये क्या होगा? 1/4 हो गया, 5 × 5 = 25, है ना? है ना? 25 - 4 21 हो गया। 109677, 25 - 4 कितना हो गया? 21 अपॉन क्या होगा? 100। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भाई, एक और स्टेप, ठीक है? तो न्यू बार आया। रुजदा तुमको समझा कि नहीं? ये सब क्या है? वेव नंबर है। अब इसको कैसे करेंगे? लॉग टेबल, ऑब्वियसली चाहिए तो डिवाइड बाय इसको, चलो ठीक है इसको करते हैं। देखो अब इसमें बहुत बड़ा नंबर है, इससे तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 है, बराबर ना? लॉग ऑफ A × B होगा, ये माइनस लॉग ऑफ C हो जाएगा, है ना? तो एंटी लॉग ऑफ A कितना है? 109677 प्लस लॉग ऑफ क्या होगा? 21 माइनस लॉग ऑफ 100, समझा ना? अब देख यहाँ पे ए बेटा, यहाँ पे देख न्यू बार क्या आएगा? कितना नंबर है? 1 2 3 4 5 6, 6 - 1 5 हो गया, बराबर ना? पर पॉइंट थोड़ी है। तो पॉइंट आगे लगा दो ना,
109677.0 कर दो, बात खत्म। जिधर अभी 3 का मैंने कहा 3.0 ही तो लिखा था, तो देखो 10 का 96 है, ये नंबर छोड़ देने का, फिर 77 छोड़ दो, 10 का 96 देखो मीन डिफरेंस ऐड करके, 10 का 9 देखो पहले कितना है 0374, और 6 मीन डिफरेंस कितना है उसका देखो 6, पक्का वही है, गलत मत बताना, गलती हो जाएगा। +25 इधर देख, 4 5 9 हो गया, 7 2 9 हो गया, 0399, समझा कि नहीं? तो ये हो गया 0399 बराबर। अब ये कितना नंबर है 1 2 बराबर ना, तो देख 2 ये पॉइंट लगा दे इधर, 0.0, 2 - 1 = 1, 21 का 0 देख, 3222, 21 का 0 देखा ना, लॉग ही देख रही हो ना तुम, बराबर, log ऑफ 203010, तो वो थोड़ा उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 बराबर ना, मतलब 3 - 1 2 हो गया, 10 का 0 देख, 0 0 ही है, बराबर ना, मतलब log 10 1 होता है तो 102 हो गया, 1003 हो गया, समझ गया ना? ओके, अब इसको ऐड करो, क्या करूं मैं, इसको ऐड करूं, देखो मेरे बच्चों, अरे मेरे प्यारे बच्चों देख रहे हो ना, ठीक है, तो न्यू बार बराबर क्या हो गया 50399 प्लस 1.322, मतलब पहले इसको ऐड कर लो, 9 2 11, 9 2 11 1 12 हो गया, 1 3 2 5 1 6 हो गया, 3 5 1 6, अब इसमें से उसको माइनस करो, -2 0 0 0 0 बराबर, 1 2 6 3, ये 4 आएगा ना, इसका एंटी लॉग लेना है। अब तुम एंटी लॉग में 0.36 का 21 देखो, 0.36 का 21 एंटी लॉग में, लॉग देख रही थी ना, मैं इसलिए बोला 36 का 2 पहले देखो, 2 कितना है 2301, और मेन डिफरेंस 1 देखो 2301 1 ही है, तो 2302 हो गया, देख है ना, 1 ऐड किया, पॉइंट इधर देख 10⁻² क्या आया 4 आया, तो ये कितना आया, ये हर्ट्स में आ गया, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी आया, क्या आया फ्रीक्वेंसी, ये आंसर है क्या रे 23020 हर्ट्ज भी बोल सकते हो इसको, ये वाला आंसर है कि ये वाला है, 23032.17, इतना है, क्या गड़बड़ हुआ, 25 - 4 21 ही होता है, वो बराबर है, माइनस लॉग ऑफ 25 चौका 100 log of 100, कितना बोला दिखा 2.2303, अरे ठीक है ना, 2302 आ गया ना, 23020 लिखा है ना, चलता है इतना, 230 आपका 3 नहीं, पर मैंने कुछ सेंटीमीटर में निकाला है, हाँ सेंटीमीटर आएगा तो आपका हमने भी अच्छा सेंटीमीटर में निकाला ना, इसके लिए रुक जाओ, हमने भी सेंटीमीटर में निकाला है, बराबर किया ये 23, लेकिन लैम्डा, अच्छा लैम्डा का वैल्यू हुआ है 230 तक सेम है ना, चलता है, फिर मेरा ही सही है, मैंने लॉग से तो वही निकाला, तुमने लॉग सही बताया ना, हाँ तब ठीक है, ठीक है। ये क्या न्यू बार है, मुझे क्या चाहिए वेवलेंथ चाहिए, तो बताया था मैंने न्यू बार क्या होता है 1/λ होता है, ठीक है, तो 1/ क्या लिखा मैंने 23020 हो गया, बराबर ना, है ना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वेव नंबर था भाई, ये तुम्हारा सेंटीमीटर इनवर्स में था, क्या है सेंटीमीटर, क्योंकि ये वेव नंबर है, फ्रीक्वेंसी नहीं, मुझे लगा वो फ्रीक्वेंसी, इसलिए मैंने वो लिख दिया था, ठीक है, बार है तो वो हो गया, ठीक है। अब इसको देख बेटा कैसे करोगे, ये 1/this है, तो मैं लिखूंगा एंटी लॉग ऑफ /1 माइनस log ऑफ 23020, बराबर ना। अब देख ये 1.0 है, बराबर ना, तो log ऑफ 1 0 होगा ना, 0.10 का 0 तो 0 0 ही होता है ना, बराबर ना। अब देख इसमें कितना नंबर है 1 2 3 4 5, 5 में से 1 गया, कितना आएगा 4, 23 का 02 देख, 23 का 0 है 3612 और लॉग में देखो, लॉग में हाँ लॉग में देखो 3612 है, 23 का 0 23 का 0 3617 3617 प्लस प्लस मीन डिफरेंस 2 में देख इधर में 4 4 है, तो 17 3621 हो गया, 21 है ना,
7 4 11, हाँ 3621 हो गया, 3621 बराबर ना, माइनस 10 में 1 गया 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 6 बराबर ना। इधर देख बार 1 हो जाएगा। अच्छा कुछ बच्चे क्या करते हैं पता है बोर्ड एग्जाम में, 0 माइनस दिस किया ना तो सेम थिंग होता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, इवन तुम लोग जब 12th में जाओगे ना उसमें एक ग्राफ बनाने को, तो उन लोग ने सबने कैलकुलेशन 2-2 मार्क्स कट गया था बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिकल में। तो 10 में 1 गया 9, 9 में 2 गया 7, 9 में 6 गया 3, 9 में 3 गया 4, और इधर बार 1 हो गया ना, बार 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा बता, बार 5 हो जाएगा, बार 5 हो जाएगा। अब इसका एंटी लॉग लेना है, क्या लेना है, एंटी लॉग, तब जाके तुम्हें इस, ओहो फिर से गड़बड़ किया। ठीक है लॉग लिया ना, लॉग उसको, तुम्हें ये लैम्डा चाहिए ना, 1 अपॉन न्यू बार है, 1 अपॉन न्यू बार, हाँ बराबर किया है, फॉर्मूला गलत है ना, सही किया है। तो इसका एंटी लॉग निकाल, 0.63 का 79 देख, एक देख लो, 63 का 79 देखो, 0.63 का 79, 0.63 का 79, हम्म, 0.63 का 79 देखना एंटी लॉग में, सर गलत जा रहा है, आपको बोला था मैं नहीं सही है, सही है, 4335 और मीन डिफरेंस ऐड कर, 4335 4335 ना प्लस 9 44 हो गया ना, ये 433, तो ये 43344 हो गया, पॉइंट इंटू 10⁻⁻5, ये क्या है लैम्डा है ना, तो ये सेंटीमीटर में आ गया, किस में, ये सेंटीमीटर इनवर्स में था ना, तो ये सेंटीमीटर में आया, समझा कि नहीं, समझा कि नहीं दीपाली सर।